नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की। और ये प्रैक्टिस सेट, इस प्रैक्टिस सेट में जैसा आप लोग जानते हैं कि जो प्रश्नों का कलेक्शन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ इस पूरी सीरीज में जो भी हम प्रश्न लेके आ रहे हैं वो व्याख्या सहित लेके आ रहे हैं, जिससे कि एक प्रश्न की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स का रिवीजन आसानी से किया जा सके। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप नोट्स के लिए या पेड बैच के लिए या प्रैक्टिस सेट के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, महाभारत का कौन सा पर्व कौरवों और पांडवों के बीच शांति लाने के लिए निष्फल प्रयासों से संबंधित है? शांति पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व या द्रोण पर्व? तो इसमें सही ऑप्शन है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व महाभारत का वह अध्याय है जो कौरवों और पांडवों के बीच शांति लाने के निष्फल प्रयासों से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें 4 पर्व, तो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि महाभारत में कुल पर्वों की संख्या 18 है, जो कि 18 पर्व यहाँ पर पहली स्लाइड में दिए गए हैं। लेकिन जो रेड कलर के पर्व हैं, ये पर्व आपके ऑप्शन में आए हैं प्रश्न के। तो ये हैं विराट पर्व, उद्योग पर्व, द्रोण पर्व और शांति पर्व। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो द्रोण पर्व में जो है उप पर्वों की संख्या 8 है, जिसमें से कुछ प्रमुख उप पर्व जो हैं वो हैं अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व और घटोत्कच वध पर्व। ठीक है, ये और यहाँ पर द्रोण वध पर्व भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इन उप पर्व को इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। जैसे एक महाभारत की सबसे प्रमुख घटना है चक्रव्यूह रचना, जिसमें कि अभिमन्यु का वध किया गया था। तो सिंपल अगर पूछ लिया जाए कि महाभारत के किस पर्व में हमें चक्रव्यूह रचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है या अभिमन्यु वध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो सीधी सी बात है कि वो द्रोण पर्व के अंतर्गत आएगा। इसी तरह अगला जो है शांति पर्व है। तो शांति पर्व में अगर उप पर्वों की संख्या की बात करें तो कुल 3 उप पर्व हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से? एक है राज धर्मानुशासन पर्व, आप धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। इसके अतिरिक्त इसमें 365 अध्याय, साथ ही साथ मंक गीता, पराशर गीता और हंस गीता का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है शांति पर्व के अंतर्गत। यहाँ पर इनके अध्याय भी दिए गए हैं। मंग गीता का अध्याय 177, पराशर गीता का अध्याय 290 से 98 और हंस गीता का अध्याय 299 है। इसके अगला जो विराट पर्व है, विराट पर्व के अंतर्गत 5 उप पर्व आते हैं और ये 5 उप पर्व कौन है? पांडव प्रवेश पर्व, समय पालन पर्व, कीचक वध पर्व, गोहरण पर्व और वैवाहिक पर्व। इसके अतिरिक्त 72 अध्याय इसमें। और लास्ट में उद्योग पर्व। उद्योग पर्व के अंतर्गत 10 उप पर्व आते हैं, ठीक है, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें 196 अध्याय आते हैं। तो ये व्याख्या इस प्रश्न की। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बात की जा रही है। ठीक है, एक मर्ज किए गए प्रकाशक को बनाने के लिए एक डेटा स्रोत में चर जानकारी के साथ एक प्रकाशक में स्थिर जानकारी के संयोजन की प्रक्रिया, यानी आपको एक चर जानकारी और एक प्रकाशन के लिए जो स्थिर जानकारी, एक चर जानकारी और एक स्थिर जानकारी को मिलाना है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, डेटा सोर्सिंग, मेल मर्ज या स्पैम मर्ज? तो देखिए इस पूरी संयोजन की प्रक्रिया को हम लोग मेल मर्ज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल, डेटा सोर्सिंग, मेल मर्ज और स्पैम मर्ज की बात हो रही है। तो इसमें देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो आपका सही ऑप्शन है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज क्या होता है यहाँ पर दिया गया है। देखिए मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है, यानी ये एमएस वर्ड में ये फीचर पाया जाता है जिसकी सहायता से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। मेल मर्ज के लिए 3 प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और ये कौन होते हैं? मुख्य दस्तावेज, डेटा स्रोत और मर्ज दस्तावेज। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपको कोई एक नोटिस
बहुत सारे लोगों के पास भेजनी है, सपोज दैट 1000 लोगों के पास भेजनी है, तो 1000 लोगों को वो नोटिस पेस्ट करके भेज पाना थोड़ा सा इसका कॉपी पेस्ट का भी जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल हो जाएगी। तो इसको आसान बनाने के लिए जब कोई डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोगों को भेजना होता है तो उस डॉक्यूमेंट्स को, और MS वर्ड में एक फीचर होता है मेल मर्ज, उसकी सहायता से जो यहाँ पर आपको एड्रेस जिस एड्रेस पे भेजना उस सारे एड्रेस के साथ मर्ज कर दिया जाता है और एक साथ उसको भेज दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम मेल मर्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें 3 मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहले तो जो आपका मुख्य दस्तावेज है जिसको आपको भेजना है, प्लस डेटा स्रोत जहाँ पर आपको भेजना है जैसे कि एड्रेस बुक वगैरह है, और दोनों को जब मेल मर्ज आपस में मिला देते हैं उस तरीके जो डेटा बनता है उसको मर्ज दस्तावेज कहते हैं। तो इन 3 की आवश्यकता होती है आपको, मुख्य दस्तावेज, डेटा स्रोत और मर्ज दस्तावेज। अगला इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिन लोगों ने सारदा क्लासेस के नोट्स से पढ़ाई की हुई है तो काफ़ी डिटेल्स में इलेक्ट्रॉनिक मेल के विषय में दिया गया होगा, और मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन इसके अतिरिक्त जितने नोट्स में बाहर से बनने की संभावना है। तो सारा कुछ इसमें शामिल किया गया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, कैसे उसकी खोज हुई, सारा पूरा विकास दिया गया है। तो बिल्कुल आप देखिएगा सारदा क्लासेस नोट्स में। यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे आप जानते हैं ईमेल का ही पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल के माध्यम से कोई भी यूजर इंटरनेट का प्रयोग करके एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज सकता है। इलेक्ट्रॉनिक संदेश में निम्नलिखित 5 तत्व शामिल किए जाते हैं, और ये कौन कौन से? पहला ईमेल एड्रेस, दूसरा हेडर, तीसरा बॉडी, चौथा सिग्नेचर और पांचवा अटैचमेंट। ईमेल में जो शुरू के ये 3 एलिमेंट हैं, कौन कौन से? ईमेल एड्रेस, हेडर और बॉडी, ये 3 होंगे ही होंगे, इनके बिना ईमेल आपका कंप्लीट नहीं होगा। जबकि बाद के जो 2 ऑप्शन है सिग्नेचर और अटैचमेंट, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप इनका यूज करते हैं या नहीं करते। सपोज दैट आप एक मेल भेजना चाह रहे हैं मुझे, तो आप चाहें तो उसमें अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड कीजिए। सपोज दैट आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हो तो आप अटैचमेंट करके ईमेल मुझे भेज सकते हैं, और अगर अटैचमेंट आप नहीं भेजना चाहते, सिंपल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हो। तो सिग्नेचर और अटैचमेंट भेजने वाले की इच्छा पर डिपेंड है। जबकि शुरू के जो 3 एलिमेंट हैं, ईमेल एड्रेस, हेडर और बॉडी, ये तो होगा ही होगा। अगर ये 3 में से कोई एक नहीं होगा तो आपका जो ईमेल है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि उपरोक्त 5 तत्वों में पहले के जो 3 तत्व है वो अनिवार्य तथा शेष के 2 हस्ताक्षर तथा संलग्न ऐच्छिक है। और तीसरा ऑप्शन था आपके स्पैम। स्पैम क्या होता है? स्पैम में देखिए, स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेज दिए जाते हैं आपकी इच्छा के बिना। ठीक है, आप नहीं भी चाह रहे हैं और तब भी कंपनी वाले आपको भेजे जा रहे हैं, आप पढ़ भी नहीं रहे, उनको डिलीट भी कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कोई, तो इस तरह के मेल जो है यानी अवांछित मेल जिनको हम कह लें, उन्हीं को हम स्पैम मेल कहते हैं। यह ईमेल बिना आपकी अनुमति के आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है? तो देखिए, वैसे तो यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए युवा प्रयास, या वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, हरित वन जीवन के लिए भागीदारी, या पृथ्वी के लिए वन जीव संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वन जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। कई क्वेश्चन यहाँ से और भी मन में आपके आने चाहिए कि विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, इस दिवस को किस संस्था ने घोषित किया था। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपके बिल्कुल माइंड में आना चाहिए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, इनमें से किन किन प्रश्नों के उत्तर हमें व्याख्या के माध्यम से। तो पहली व्याख्या कि वर्ष 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में वन जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रति वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो देखिए, सारे फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो 3 मार्च को, और 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2013 में इसका डिसीजन लिया गया था। किस संस्था ने इसे घोषित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया था। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट्स तो आपको यहाँ से मिल गए। किस अधिवेशन में घोषित किया था? तो 68
जो सेशन था यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, उसमें तो 4 फैक्ट्स यहाँ से हो गए। अब था कि हमारा क्वेश्चन प्रश्न वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है। तो वर्ष 2023 की थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि पिछले साल का भी पूछ लेते हैं कि भाई विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की थीम क्या थी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ देख लें। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की जो थीम थी वह थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। और ये सारे क्वेश्चन आपको, अगर आपने सार्थक क्लासेस की टेस्ट सीरीज ले रखी है यूपीएससी के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल भी रहे होंगे, ये सारे फैक्ट्स मिल रहे होंगे। उस पूरी टेस्ट सीरीज को असाइन ही इस तरीके से किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने आ ही ना सके, बल्कि सही तरीके से प्रैक्टिस भी आपकी हो सके। तो एक छोटा सा प्रयास था और मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि जो कंटेंट की क्वालिटी है उसको और बेहतरीन बनाया जाए। हालांकि आप लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, थैंक्स, बट हम आगे और भी प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर कर सके हम। अगला क्वेश्चन बहुत देखिए, जीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जीके का मतलब है कि जो सामान्य जानकारी, एक टीचर को जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए अपने सराउंडिंग की, उससे संबंधित। और हम आप सभी लोग A4 पेपर यूज करते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा A4 पेपर के आकार का 2 गुना है, यानी इनमें से कौन सा किस पेपर का साइज आपका जो A4 पेपर होता है। A4 से तो आप लोग परिचित ही हैं, नोट्स वगैरह जो सार्थक क्लासेस के आप देखते हैं प्रिंट में A4 साइज में ही आते हैं। आप लोग जो जीरोक्स कराने जाते हैं, बाहर से कराते हैं, वो भी A4 साइज पेपर में ही देते हैं। कलर प्रिंट ले जाते थे, मेनली सबसे ज़्यादा जो यूज होता है पेपर A4 साइज पेपर ही यूज होता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पेपर का साइज जो है A4 पेपर के साइज का जस्ट डबल है, ठीक है। A2, A3, A6 या A8। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो A3 होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, और व्याख्या से सारी चीजें काफी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। पेपर के विषय के जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, और इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि आज के बाद लगना। देखिए पेपर साइज पहले आप ये समझिए, ठीक है। पेपर साइज की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो जो A9 पेपर साइज है वो A8 पेपर साइज का आधा होता है, ठीक है। इसी तरह जो A8 पेपर साइज है वो A7 का आधा होता है। A7 पेपर साइज A6 का आधा होता है। A6 A5 का आधा होता है। A5 A4 के साइज का आधा होता है। A4 A3 के पेपर का साइज आधा होता है। A3 A2 के पेपर का साइज का आधा होता है, और A2 A1 के पेपर के साइज का आधा होता है, और A1 A0 के पेपर का आधा होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास पूरा पेपर है और इसका साइज है थोड़ी देर के लिए A0। क्या साइज है? A0 है, ठीक है। तो जब हम इसका हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका A1, ठीक है। अब ये आधा भाग आपके पास बचा। अब इस आधे का जब आधा कर देंगे, यानी ये आपका कितना हो गया? A1 हो गया। अब इसका भी जब आप आधा कर देंगे, ठीक है, तो वो A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। A2 का आधा कर देंगे तो A4 हो जाएगा। A4 को करेंगे तो A8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको दूसरे शब्दों में समझे, अगर देखिए दूसरे तरीके से आप समझिए, अगर A0 से चालू करें तो जो A1 है वो A0 का आधा है, तो इस तरह जो A0 है वो A1 का डबल है, यानी A0 जो है A1 का डबल है, A1 A2 का डबल है, A2 A3 का डबल है, ठीक है। तो इसी तरह A3 A4 का डबल होगा। ध्यान दीजिएगा, A3 जो है किसका डबल होगा? 2 इंटू A4। और यही तो आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा पेपर A4 पेपर का जस्ट डबल है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको देखिए बहुत मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर डायमेंशन के आधार पर पेपर का साइज हम देखना चाहें, तो जो पेपर का डायमेंशन होता है वो 2 तरीके से कंसीडर किया जाता है। एक मिलीमीटर में, ठीक है, और दूसरा इंच में। तो यहाँ पर A0 से लेकर A10 तक की साइज दी गई है। आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर विड्थ इंटू हाइट दी गई, यानी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, पेपर की,
और ऊंचाई कितनी है। अगर आपको मिलीमीटर में चाहिए तो पहली वाली रो है, और अगर आपको इंच में देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। ये 4 नाम दिए और कूट की मदद से आपको उत्तर देना है। पहला विकल्प उपरोक्त चारों, दूसरा में 1, 2, 3 यानी जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास और सुभाष चंद्र बोस। तीसरा ऑप्शन आपका है सी.आर. दास और सुभाष चंद्र बोस, या चौथा ऑप्शन है आपका सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के गठन से दिए गए ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है वो है सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, यानी 2 और 4 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या के माध्यम से अगर इस प्रश्न को हम तैयार करना चाहें तो देखिए क्या क्या। एक तो आपका स्वराज पार्टी के विषय में जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा सी.आर. दास जी के विषय में, मोतीलाल नेहरू जी के विषय में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में और सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में भी आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली आपको स्वराज पार्टी क्या थी, क्यों बनाई गई थी, क्यों इसका पतन हुआ था, ये कम से कम आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो व्याख्या चलिए देख लेते हैं कि व्याख्या में, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। और सबसे पहले हम देखिए इसमें देखते हैं स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1 जनवरी 1923 को, और कहीं कहीं पे देखिए चर्चा तो इसको बनाने की जो शुरुआत थी वो दिसंबर 2022 में भी आ गई थी। तो कहीं कहीं पर दिसंबर 2022 के लास्ट की भी डेट देखने को मिल जाती है, लेकिन वास्तव में स्वराज पार्टी का गठन जो है 1 जनवरी 1923 को भारतीय राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किया गया था। और ये सदस्य कौन कौन थे? चित्तरंजन दास, नरसिम्हा चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू। इन्हीं में से 2 नाम आपके ऑप्शन में थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब प्रश्न उठता है कि इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य था भारत को स्वराज दिलाना, दूसरा परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना था, और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना था। क्योंकि जिस समय इस संगठन का गठन किया गया था उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तीसरा सरकार की जो नीतियों का विरोध करना भी इस संगठन का उद्देश्य था, और कार्यों में बाधा उत्पन्न करना था, जिससे कि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए विवश हो सके। सरकार कौन? ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। बाद में स्वराज पार्टी जो स्वराज पार्टी है या स्वराज दल है, इसका पतन हो गया था। तो इसके भी कई सारे कारण हैं। पहला कारण था कि आरंभ में जो स्वराजवादियों ने असहयोग की नीति अपनाई थी, परंतु बाद में जो स्वराजवादी थे उनको लगने लगा था कि अगर जिस तरह से हम सरकार का, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार है उसका असहयोग कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है। तो जो असहयोग की भावना थी वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही थी, और ये एक प्रमुख कारण था। क्योंकि इसके कारण जो जनता का विश्वास था या जनता की जो लोकप्रियता थी इस दल के प्रति वो घटने लगी। दूसरा प्रमुख कारण था कि इस संस्था के संस्थापक चित्तरंजन दास जी का इस संगठन के गठन के 2 वर्ष के पश्चात ही, यानी वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जबकि 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई थी, जिससे कारण भी स्वराज दल कमजोर पड़ने लगा था। अगला एक धार्मिक कारण था कि पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जी का मत था कि स्वराजवादियों की विरोध नीति से हिंदुओं को हानि होगी, जबकि मुसलमानों को लाभ होगा। तो एक ये भी धार्मिक कारण भी नजर आ रहा था। अन्य, पंडित मोतीलाल नेहरू सरकार से असहयोग करने वालों का नेतृत्व कर रहे थे। जो पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे वो सरकार से जो लोग असहयोग कर रहे थे उनका नेतृत्व कर रहे थे, जबकि उसी समय कांग्रेस और स्वराज दल के अन्य नेता जो थे वो बंबई में, ठीक है, सरकार के सहयोग के पक्ष में आ गए थे। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहा था, जिसके कारण भी स्वराज दल का पतन हुआ। और 1926 में निर्वाचन में, जो 1926 के निर्वाचन हुए उसमें स्वराज दल को वह सफलता नहीं प्राप्त हो सकी थी जो उन्हें 1923 में मिली थी निर्वाचन में। क्योंकि सीधी सी बात है कि इन सारे उपरोक्त कारणों के कारण जनता के मध्य में इस दल की लोकप्रियता घटने लगी थी, और जिसका हमें रिजल्ट देखने को मिलता है 1926 के जो निर्वाचन हुए। तो ये कुछ फैक्ट थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। संसद द्वारा संकट काल
की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, यानी वो क्या समय अवधि जिसके अंतर्गत जो है अगर संकट काल की घोषणा की जाती है तो उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। 15 दिन, 1 माह, 2 माह या 6 माह। तो सही ऑप्शन है 1 माह। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान जो है, जैसा आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में के अंतर्गत ऐसी घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि स्थिति बहुत विकट है, यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जो वर्तमान परिस्थिति है, जो परिस्थितियां हैं बहुत विकट हैं और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना ही एकमात्र रास्ता है। तो उस कंडीशन में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो ऐसी घोषणा कर सकते हैं। और ये विकट परिस्थितियां क्या है, ये जैसा कि युद्ध हो या कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो, देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या होने की संभावना हो, तो ये कुछ कारण है जिसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ऐसा महसूस कर सकता है कि जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आपातकाल के पक्ष में है। यह भी ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि राष्ट्रपति की यह घोषणा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी कर सकता है, ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हुई हो, युद्ध ना हुआ हो, बाहरी आक्रमण भी ना हुआ हो या देश के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह भी ना हुआ हो, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा हो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित 44वां संविधान संशोधन भी है। इसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी संकटकालीन घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है, कब लगेगा, इसके लिए मंत्रिमंडल को जो है लिखित में देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि भाई जो परिस्थितियां हैं वो विकट परिस्थितियां हैं और आपके द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना चाहिए। तो ये लिखित में देना पड़ेगा मंत्रिमंडल को और राष्ट्रपति जी को। और ऐसी संकटकालीन घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 मास के अंदर होना अनिवार्य है। और यही आपका प्रश्न था, कितनी समावत, तो 1 मास के अंदर, 1 महीने के भीतर, नहीं तो यह घोषणा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अगर 1 महीने के अंदर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, तो ये जो घोषणा है वो समाप्त हो जाएगी। अब अगर एक और कंडीशन हो कि संकटकालीन घोषणा के समय यदि लोकसभा भंग है अथवा उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है तो इसकी पुष्टि क्या राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है, तो बिल्कुल इसकी पुष्टि राज्यसभा के द्वारा 1 महीने के अंदर होनी होती है और बाद में इसे जो है जब अधिवेशन शुरू होता है लोकसभा का तो वहां से भी जो है पास करा लिया जाता है 1 मास के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? रमेश चंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र या विश्वास दिगंबर। तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए हमें क्या देखना, पहला तो नील आंदोलन के विषय में कुछ फैक्ट, ठीक है, और हिंदू पैट्रियट क्या था, समाचार पत्र था, किस भाषा का समाचार पत्र था, ठीक है, दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था, वार्षिक था, तो कई सारे फैक्ट्स हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं और देखते हैं इसमें हमारे पास व्याख्या। सबसे पहले नील विद्रोह की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हमें 1858 से 1860 के मध्य में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर और चौगाछा गांव में विष्णु शरण शर्मा और दिगंबर विश्वास नाम के किसान नेताओं ने किया था। नील विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? विष्णु शरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये 2 प्रमुख नाम हैं नील विद्रोह से जुड़े हुए, इनको आपको याद रखना। कहाँ? बंगाल के नदिया जिले का जो गांव गोविंदपुर गांव है और चौगाछा गांव है, ये 2 गांव हैं। समय क्या था, देखिए विरोध तो जो नील विद्रोह था इसकी शुरुआत तो हमें 1958 से ही देखने को मिल जाती है और 1962 में विष्णु शरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने इसका विरोध किया था, तो इसीलिए यह समावेश दी हुई 1858 से 1860 के बीच में। नील विद्रोह क्या था इसके विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि ये जो नीतियां थी किसानों से जबरन खेती कराना, नील की खेती के लिए उन्हें शुरू में कर्ज दे देना न चाहते हुए और बाद में अगर पैदावार किसी कारण से निर्धारित पैदावार से कम हो जाती है तो किसानों के ऊपर कर्ज थोप देना,
जिसके कारण, और फिर एक ये था कि अगर कोई किसी किसान की डेथ हो जाती थी तो वो ऋण फॉरवर्ड हो जाता था उनके बच्चों में। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ये पूरा कर्ज था जिसका इन्होंने विद्रोह किया था। अब डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। हरीश चंद्र मुखर्जी ने 1853 में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट का संपादन प्रारंभ किया था। तो हिंदू पैट्रियट क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, अंग्रेजी भाषा का था और इसका संपादन किया था हरीश चंद्र मुखर्जी ने। किस वर्ष? 1853 में यह अखबार प्रारंभ हुआ था। और यह जो समाचार पत्र था काफी फेमस था क्योंकि ये जो समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट, ये अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध करता था। तो ये हो गया। अब आगे अगला प्रश्न है, HUID नंबर का संबंध किससे है? तांबा से, थोरियम से, सोना से या लिथियम से? तो HUID का जो संबंध है वो सोना से। सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि HUID का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। HUID हॉलमार्किंग के समय ज्वेलरी के प्रत्येक टुकड़े को दिया जाने वाला एक 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। कैसा है? 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। HUID पूछा जा सकता है कि इसमें कितने अंकों का होता है? तो 6 अंकों का होता है और इसमें अल्फा भी होते हैं और न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब वर्ड भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। इसका कोड होता है जैसे मान लीजिए AB, ठीक है, और इसके बाद कोई भी दे दिया 4110, ठीक है, तो 6 डिजिट के हो गए इस तरीके से। तो 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है और जेवर की हॉलमार्किंग के दौरान उसके प्रत्येक भाग पर HUID नंबर अंकित किया जाता है जो कि यूनिक होता है, यानी एक जेवर में एक ही तरह का हॉलमार्क नंबर उसमें दिया जाता है। HUID नंबर का उद्देश्य किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जांच करना है। हॉलमार्क गहनों की शुद्धता के लिए जरूरी है। इसके अलावा ज्वेलरी के प्रत्येक टुकड़े पर HUID नंबर होने से इसकी ट्रेसेबिलिटी आसान हो जाती है। HUID आधारित हॉलमार्किंग में ज्वेलरी का रजिस्ट्रेशन स्वयं ही हो जाता है। तो जल्दी से आप लोग सिलेक्शन लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर में और हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही खरीदिएगा, इसमें आपका लाभ है। अगला क्वेश्चन, वेब खोज में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेजों को ढूंढना क्या कहलाता है? खराब रिकॉल यानी पुअर रिकॉल, वेब क्रॉल, पुअर प्रिसिशन रेट यानी खराब सटीक दर, या खराब वेब प्रतिक्रिया, पुअर वेब रिस्पांस। तो वेब खोज में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेजों को ढूंढना कहलाता है वेब क्रॉल। तो देखिए, वेब क्रॉल गूगल अपने आप काम करने वाले प्रोग्रामों की मदद से सहायता से वेबसाइटों के साथ साथ उनके नए और अपडेट किए गए वेब पेजों को खोजता है। इस प्रोग्राम को क्रॉलर कहते हैं। गूगल उन पेजों के पतों या पेज के URL में, पता मीन्स URL, ठीक है, की जानकारी एक बड़ी संख्या में इकट्ठा करता है ताकि वह जानकारी को बाद में देख सके। अगला, कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है रीड ओनली मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, या माध्यमिक मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। ये 3 PQR 3 सेंटेंस है और आपको बताना कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंस सत्य हैं। देखिए, इस तरह के जब प्रश्न आया करें ना तो सत्य या असत्य जो भी हुआ करे उसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए। 1 मिनट, कलर में इसका चेंज कर लेता हूँ। यहाँ जिसको जब भी कभी सत्य या सत्य वाला आए क्वेश्चन, चाहे वो आपका जीके का हो चाहे सब्जेक्ट को, तो सत्य या सत्य वाला तो उसको आप जो अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी आपका प्रश्न गलत हो जाता है। अक्सर ये होता है, पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, और बाद में नहीं जोड़ देंगे, सत्य नहीं है। आपने प्रेशर में पढ़ा और आपको लगा कि सत्य है, तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो जब भी सत्य असत्य वाला है, जब भी आप सॉल्व करो नीचे इसको अंडरलाइन आप जरूर कर दीजिए कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो जो प्रश्न आते हुए गलत हो जाते हैं प्रश्न, उनसे आप बच सकते हो और अपने एक क्वेश्चन को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं उसके मार्क्स को। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है क्यू ओनली, ठीक है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, जबकि माध्यमिक मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है।
तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या है, देख लेते हैं हमारे पास व्याख्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं रीड ओनली मेमोरी। एक सेकेंड। रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी डिवाइस है जिसमें आमतौर पर वे निर्देश या प्रोग्राम स्टोर होते हैं जिनकी आवश्यकता कंप्यूटर को ऑन करने पर पड़ती है। यानी जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस समय में इसकी जरूरत पड़ती है। जब इस मेमोरी चिप को बनाया जाता है तो उसी समय निर्माता कंपनी द्वारा आवश्यक डेटा को इसमें स्टोर कर दिया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि एक बार डेटा को मेमोरी में स्टोर कर देने के बाद उसे हटाया या बदला नहीं जा सकता है। हालांकि वर्तमान में अगर बात करें तो कुछ ऐसी रीड ओनली मेमोरी भी आ रही जिनमें रिप्रोग्रामेबल की सुविधा दी जा रही है। बहुत कम है भाई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिस कारण इसमें मौजूद डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। ठीक है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का आप जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और सेकेंडरी मेमोरी को एक बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो यहाँ देख लिया रीड ओनली मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों आपकी नॉन वोलेटाइल है, जबकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। यही आपका प्रश्न था। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न व्याख्या सहित। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और ये पूरी सीरीज है, इस सीरीज के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि आपके जीके की तैयारी जितनी अधिक से अधिक बेहतरीन हो सकती वो कराई जाए, कराने का प्रयास किया जाए। इससे अतिरिक्त अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक टेलीग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लगातार सारे अपडेट और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर पेड बैच में आप जुड़ना चाहते हैं यूपीएचएससी के लिए तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको सार्थक क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। और हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जीके पार्ट के लिए। तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको यह हमारा नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं, थंबनेल पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ले सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कहीं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।